आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक बुक का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपकी मंजिल। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन्स क्लस्टर ऑफ dwellings of any type or size where human beings lives। तो किसका मतलब क्या है कि ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्लस्टर ऑफ dwellings, मतलब बहुत सारे घर होंगे ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं, जहां ह्यूमन बींग रहते हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। समझ गए आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा चीज है, इसे याद देख लीजिए। दे वेरी इन साइज फ्रॉम हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। हैमलेट का मतलब होता है जहां बहुत कम मात्रा में घर हो और छोटे इलाके में ही वो होते हैं। ठीक है, जो विलेज से भी छोटे होते हैं उसे हैमलेट बोलते हैं। टू मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट के यहीं पे भी हो सकते हैं। हैमलेट में भी जो रह रहे हैं लोग, उन्हें भी हम ह्यूमन सेटलमेंट भी कहेंगे, और मेट्रोपॉलिटन में जो भी अपने घर बनाए हैं उन्हें भी हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। दे मे बी स्मॉल एंड लार्ज क्लोज्ड स्पेस्ड। क्या रहते हैं? छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। दे मे प्रैक्टिस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटी। तो वो क्या कर सकते हैं? प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटी करते होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं क्या होते हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट में डिफरेंस को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये दोनों के डिफरेंस डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं उसमें। तो रूरल और अर्बन में जो डिफरेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये इसमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन किया जाता है, मतलब खेतों में काम किया जाता है, जानवरों को पाला जाता है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी या ऑक्यूपेशन हो गए। ये अदर देन प्राइमरी, सेकेंडरी इसमें कर सकते हैं, या टर्सरी या कोई भी हो सकते हैं, क्वाटरनरी, क्विनरी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल। जो रूरल एरिया होता है वो क्या करते हैं? अर्बन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ये सब चीज वो क्या कर रहे हैं? अर्बन एरिया को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता हो। प्रोसेस ऑफ द रॉ मटेरियल, जो जैसे कि मैंने बताया कि ये रॉ मटेरियल देता है, रूरल और अर्बन क्या करता है? उसको प्रोसेसिंग करता है उसमें। ठीक है। प्रोड्यूस्ड फूड, ये खाना उगाते हैं, और ये क्या करते हैं? प्रोवाइड सर्विस, ये काम प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हैं आप? जो रूरल में होता है, आपको जनरली पता ही हो कि वहां का इनकम बहुत लो होता है, कम पैसे में आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन शहर में क्या होता है? हाई इनकम होता है। इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी करते हैं, जो कि हमने माइग्रेशन चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है। लो डेंसिटी, रूरल का जो होता है डेंसिटी बहुत कम होता है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 200, 100, 300 ऐसा आदमी रहते होंगे। लेकिन जो अर्बन इलाका होता है वो हाई डेंसिटी होता है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इलाका में लगभग 700, 800 या 1000, 2000, 5000 ऐसे आदमी रहते हैं। ठीक है। स्पेस्ड होते हैं, बहुत घरों के बीच में जगह होता है। लेकिन ये क्या होते हैं? क्लस्टर होते हैं। सारे घर जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और बिल्कुल उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हमने देखा रूरल और अर्बन के बीच में। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है। नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आप कुछ समय बाद जरूर भूल जाएंगे। तो इस चीज को आप नोट डाउन करते रहिए, जिससे आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और एग्जाम के लिए अच्छे से याद भी हो जाएगा। मैंने एकदम कॉम्पैक्ट करके इसे अच्छे से समझाने की कोशिश किया, जैसे कि आपको ज्यादा समय इसमें इन्वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है। आगे देखते हैं। तो टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट देखते हैं कि किस तरीके के रूरल सेटलमेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो आता है उसमें वो है क्लस्टर सेटलमेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्लस्टर यानी कि एक साथ। ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली बिल्ट हाउस होते हैं। जितने भी घर होते हैं वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं या क्लोजली बिल्ट होते हैं। उसका क्या होता है? लिविंग एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म। तो सराउंडिंग फार्म का जो एरिया होता है उससे जो लिविंग एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, आप पैटर्न को देख के ही घर का समझ पाएंगे कि वो कौन सा पैटर्न है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या लीनियर है, या टी शेप है, या वाई शेप है, ये आप देख के समझ पाएंगे। डिफरेंट ज्योग्राफिकल जो पैटर्न होता है वो किस किस तरीके के होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं, रेडियल होते हैं, या लीनियर होते हैं। इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। समटाइम्स डिफेंस में कॉजेस शेप्स ऑफ द सेटलमेंट, डिफेंस पर्पस के हिसाब से भी कभी कभी ये सेटलमेंट का शेप होता है। यानी कि अगर सोचिए, अगर सामने से कोई आक्रमण करने आता है तो यहाँ पे जो ऐसा सेटलमेंट होगा जो उसको डिफेंस कर सके, यानी कि लीनियर पैटर्न में होगा, जैसे कि सामने से कोई एंटर ना कर पाए हमारे गाँव में। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो डिसाइड द शेप, वाटर का जो कैसा मिलता है। सोचिए एक लेक है, तो इसके आसपास जितना भी सेटलमेंट बैठा होगा ये क्या होगा? सर्कल शेप में होंगे। ठीक है। तो वाटर जो है ये भी डिसाइड करता है कि किस तरीके का सेटलमेंट का पैटर्न होगा। उसके बाद चलते हैं सेमी क्लस्टर सेटलमेंट।
जो क्लस्टर से क्या होंगे, छोटे होंगे। कारण क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टर इन रेस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो क्या होता है कि ऐसे एरिया जहां पे घर बनाने की आपको अनुमति नहीं होती है, लेकिन कुछ घर वहां पे बैठ जाते हैं, तो इस कारण से क्या होता है, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट बच जाते हैं। या कभी कभी क्लस्टर सेटलमेंट टूटने के कारण भी जो छोटा सा टुकड़ा बच जाता है, वो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट का निर्माण करता है। सेग्रीगेशन ऑफ लार्ज सेटलमेंट्स में ऑल्सो कॉजेज, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बड़े सेटलमेंट जब टूटते हैं, सेग्रीगेशन उनका टूटना होता है, तो उससे सेमी क्लस्टर बनता है। सब में बी फोर्स टू लिव सेपरेटली फ्रॉम द मेन विलेज, कभी कभी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको गांव से दूर रहने के लिए फोर्स किया जाता है, तो क्या करते हैं वो लोग जो होते हैं गांव के बाहर सेमी क्लस्टर सेटलमेंट का निर्माण करते हैं। डोमिनियंस ग्रुप्स लिव्स इन द सेंटर ऑफ द विलेज, तो जो उच्च जाति के हैं या डोमिनेंस करते हैं, डोमिनेट करते हैं गांव में, वो लोग क्या कर लेते हैं, सेंटर ऑफ द विलेज को पकड़ लेते हैं और वहां खुद रहते हैं, और बाकी बाहर के इलाकाओं में सेमी क्लस्टर बाकी लोगों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। पीपल ऑफ द लोअर स्टेटस लिव इन आउटसाइड ऑफ द विलेज, तो जो लोअर स्टेटस पीपल है उनको क्या किया जाता है, गांव से बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता है। तो ये सारी चीज सेमी क्लस्टर का निर्माण करते हैं ये लोग, ठीक है। मोस्ट कॉमन ये ज्यादातर आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, गुजरात, राजस्थान में ये सारी चीज आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हेमलेटेड सेटलमेंट, इसका मतलब होता है कि ऐसे गांव जो विलेज के कंपैरिजन में छोटे हो और उनका पॉपुलेशन, उनके एरिया दोनों ही क्या हो, विलेज से कम होता हो। फिजिकली सेपरेटेड एंड लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेस हैविंग कॉमन नेम्स, ऐसे कुछ जगहों पे होते हैं जहां पे कुछ कॉमन नेम हो, कॉमन रिलीजियस या कॉमन इथनिक ग्रुप, इस तरीके आप कॉमन सोशल कल्चर को मानते हो, तो इस तरीके के लोग क्या करते हैं, कहीं सेपरेटेड होके कुछ पर्टिकुलर जगहों पे अपने घर बनाते हैं और कुछ लोग ही मिलकर रहते हैं, उसे हम हेमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। जिनका कुछ लोकल नेम भी है, पन्ना बोलते हैं, पाड़ा बोलते हैं, पल्ली बोलते हैं, नागला बोलते हैं, एंधानी बोलते हैं, तो ये सारे कुछ नाम है। दे आर मोटिवेटेड बाय सोशल एंड इथनिकल फैक्टर के कारण भी, जो मैंने आपको बताया, सोशल और इथनिकल फैक्टर उनका कुछ ऐसा होता है जो वो सेपरेटली रहना पसंद करते हैं या दूसरों के साथ अपना कल्चर को मिक्स करना नहीं चाहते हैं, या अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए वो कभी कभी ऐसे करते हैं और हटके रहते हैं लोगों से, ठीक है। फाउंड इन द मिडिल एंड द लोअर गंगा वैली में कुछ आपको देखने को ऐसा मिल जाएंगे हेमलेटेड सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट, नाम से आपको पता चल रहा है डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर, अलग अलग, ठीक है। दे आर आइसोलेटेड हर्ट्स एंड हेमलेटेड, तो क्या होते हैं इसमें जो घर होते हैं एक दूसरे से काफी दूर में होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। जैसे कि पहाड़ इलाका में देख लीजिए, एक पहाड़ के माउंट की इस तरफ घर है तो कुछ दूसरा बहुत दूर होगा, जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके का सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। लोकेटेड ऑन हिल एंड एग्रीकल्चर लैंड्स में आपको देखने को मिलते हैं कि पूरे खेत के इलाका में आपको एक घर देखने को मिल गया, या पूरे हिल में आपको, या माउंटेन के एक स्लोप में आपको एक घर देखने को मिल गया। इट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ टेरेन एंड लैंड रिसोर्सेस वाटर, इस कारण से ये सब देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे टेरेन ऐसा रहते हैं कि एक ही घर बनाना पॉसिबल हो या दो चार घर बनाना पॉसिबल हो, लैंड ऐसा है, रिसोर्सेस ऐसा है, तो इस कारण से ये देखने को मिलते हैं। फाउंड कहाँ ज्यादा ये देखने को मिलते हैं, मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला, ये सारी जगहों में आपको डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं अर्बन सेटलमेंट। अब आते हैं अब क्या होता है अर्बन सेटलमेंट, क्या है इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज। नॉर्मल आप सभी को पता होगा कि अर्बन सेटलमेंट कैसा होता है, जहां पे घर क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और साइज में क्या होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। नॉन एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है, इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी यहाँ पे किया जाता है, तो ये सारे अर्बन सेंटर में ही होते हैं ज्यादातर। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज यहाँ पे होता है बहुत ज्यादा, समझ पा रहे होंगे। डायरेक्टली लिंक विद द रूरल सेटलमेंट, और ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं रूरल सेटलमेंट से। क्यों? क्योंकि वहां से इनको रॉ मटेरियल मिलता है, और जहां पर अर्बन सेटलमेंट ये क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से इनका लिंकेज जो है रूरल सेटलमेंट के साथ ये होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ सिटीज हुआ। पहले वो किस तरीके के सिटीज थे, या एंशिएंट में कैसे मिलते थे, मिडिवल और मॉडर्न सिटीज, इनके बारे में हम ध्यान से अब देखेंगे। तो एंशिएंट सिटी को सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ एंशिएंट सिटी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस कारण से ये डेवलप हुए। डेवलप्ड एज ए रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, ये तो डेवलप हुए, जो एंशिएंट टाउन थे वो जितने भी डेवलप हुए वो रिलीजियस या कल्चरल फैक्टर की वजह से ही डेवलप हुए हैं, ठीक है। ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड, लगभग इनका कितना साल हो गया है, 2000 से भी ये ज्यादा पुराने हैं। लगभग आप पटना को ले लीजिए, वाराणसी को ले लीजिए, मदुरई को ले लीजिए, ये कुछ गुड एग्जांपल है जो आपको एंशिएंट टाउन में देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट वाइज बिल्कुल है, इसे एकदम अच्छे से नोट डाउन करते रहिए और याद करते चलिए साथ में, ठीक है। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करते रहें। उसके बाद हम देख लेते हैं तो मिडिवल टाउन्स क्या है, उनके बारे में हम देखेंगे। दे आर हेडक्वार्टर्स ऑफ किंगडम्स, जितने भी मिडिवल टाउन्स है वो क्या थे, हेडक्वार्टर ऑफ किंगडम, जितने भी किंगडम थे उनके हेडक्वार्टर थे, ऐसे कैपिटल वो लोग थे, ठीक है। दे आर मोर देन
100 टाउन्स, दे आर फोर्ट टाउन्स डेवलप ओवर रूइन फोर्ट्स। तो क्या है ये फोर्ट टाउन्स भी इसको कह सकते हैं, कारण ये है कि फोर्ट का मतलब होता है किले। तो जितना भी किंगडम थे और उनके हेडक्वार्टर्स थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्ट्स बनाए जाते थे, इस वजह से फोर्ट टाउन्स भी कहा जाता है। और जो रूइंड हो गए थे, टूट गए थे, उन्हें फिर से बनाया गया है, ठीक किया गया है। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर, ये कुछ एग्जाम्पल है मिडेबल टाउन्स के। उसके बाद जाते हैं मॉडर्न टाउन्स, जो बहुत ज्यादा डेवलप देखने को इन पे मिला। दे आर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस के द्वारा इसे डेवलप किया गया। जनरली लोकेटेड ऑन द कोस्ट, तो इसको कोस्ट के तहत डेवलप किया गया। कारण यही था कि कोस्ट से उनका कनेक्टिविटी यूरोपियन कंट्री या अदर कंट्री का बहुत अच्छा हो सकता था, इस वजह से इन्हें डेवलप किया गया। डेवलप सब ट्रेडिंग पोर्ट सच एज द सूरत, जैसे दमन, गोवा, पौंडीचेरी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इन सारे को डेवलप किया गया। कारण यही था कि ये सब क्या थे, आपको जो कनेक्टिविटी थे यूरोपियन कंट्री के साथ, वो बहुत अच्छा से दे रहे थे। ब्रिटिशर्स कंट्रोल्ड 3 प्रिंसली स्टेट को वो कंट्रोल करते थे बहुत ज्यादा तरीके से, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर उनका मानना था कि इन तीनों को अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा उनका फायदा होगा, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में भी अपनाया गया इंडिपेंडेंस के बाद। जैसे कौन कौन सा, चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, गांधीनगर और दिसपुर। अर्बनाइजेशन इंडिया, अब इंडिया में किस तरीके से अर्बनाइजेशन हुए उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया कितना है, 28%। डायरेक्टली आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि ये कितने परसेंट आपको अर्बनाइजेशन है, 28% आपके अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन डेवलप्ड 11 फोल्ड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ आपको देखने को मिला, जो अर्बनाइजेशन हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, 11 फोल्ड मतलब 11 गुना ज्यादा नंबर में हुआ। कारण इसका यही था क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ चुके थे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग अब बढ़ने लग गए थे। उनको लगा था कि अगर हम मॉडर्न होते हैं तो ही क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो यही कारण था कि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा। इट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ प्लान्ड सिटीज, और प्लान्ड सिटी का बढ़ने का एक ये भी कारण था कि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा फैल रहा था, लोगों को इसकी चकाचौंध जो थी अर्बन एरिया का, लोगों को ये पसंद आने लग गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियंस क्लास वाइज नंबर्स ऑफ टाउन्स एंड सिटी किस तरीके से बढ़े, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो लगभग जो पॉपुलेशन साइज है क्लास 1 में आप देख सकते हैं, ये क्लास 1 हो गया आपका, 1 लाख से ज्यादा मोर जो थे। नंबर ऑफ सिटीज कितना है, 468 है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 2,27,899। परसेंटेज ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 60.45% है। तो इसमें देखिए क्लास 2 है जो 50 से लेकर 99 तक था, क्लास 3, आप इसको डिटेल में थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं सारे को नहीं डिटेल में जा रहा हूं, आप इसको एक बार स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। 1 to 5 मिलियन इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन, तो जहां का पॉपुलेशन 1 से 5 मिलियन तक रहता है उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और 5 मिलियन से जो ज्यादा हो जाएगा वो मेगा सिटी होगा। तो जैसे मुंबई क्या है, एक मेगा सिटी है, ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन भी नहीं है, 5 मिलियन से उसका पॉपुलेशन ज्यादा है। अब अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। टाउन्स एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, 2 or more towns with or without their outgrowth, the cities and 1 or more adjoining towns, that is for example the growth, railway colonies, university, port areas, military cantonment। तो क्या होता है कभी कभी कि कुछ अगर टाउन्स मान लीजिए ये है, तो वहां पे पूरे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे या इलाका इसका बचा नहीं है, पूरा ये कवर हो चुका है, तो वो क्या करते हैं अपने आसपास के इलाका को डेवलप करते हैं और उससे अच्छा लिंक बनाते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन। यानी कि सिटी से बाहर भी, टाउन से बाहर भी किसी जगहों से उसका कनेक्टिविटी अच्छा हो और ये भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसे अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस देयर वाज 423 फर्स्ट क्लास टाउन। तो जो 2001 आपका सेंसस हुआ था, आपके बुक में यही दिया हुआ है, 11 वाला का नहीं दिया हुआ है, तो जिसमें 423 फर्स्ट क्लास टाउन्स थे एंड 35 मेट्रो सिटीज थे। इंडिया 6 ऑफ देम्स आर द मेगा सिटीज, और उसमें से 35 जो मेट्रो सिटीज है, जो 6 थे वो क्या थे, मेगा थे, जिसमें से मुंबई सबसे बड़ा था। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, और ये क्या है, ये मेगा सिटी है, ये ध्यान से याद रखिएगा। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, टाउन को उनके फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है, उनके काम के आधार पर डिवाइड किया गया कि कौन सा टाउन किस फंक्शन को ज्यादा निभाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होता है, जहां से पूरे स्टेट का या पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव चलाया जाता है। तो जितने भी कैपिटल है स्टेट के, जितने भी स्टेट है इंडिया में, उनके कैपिटल क्या होंगे, सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होते हैं। तो कोई भी नाम आप बोल दीजिए चलेगा। इंडस्ट्रियल टाउन में आप क्या देखिए, जहां से इंडस्ट्री के पर्पज के लिए यूज होता है, जैसे कि मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, ये सब क्या है आपके इंडस्ट्रियल टाउन है। उसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्ट टाउन, जहां से
ट्रांसपोर्ट के लिए लोडिंग अनलोडिंग या कहीं भेजा जाता है, जैसे कि कांडला, कोची, वाइजैक, ये सब फेमस है। ठीक है, इसे मैप में भी देख लीजिएगा, आपका ट्रांसपोर्ट टाउन पूछता है। कमर्शियल टाउन क्या हो गया, सतना, कोलकाता, ये सब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। माइनिंग टाउन कौन से हो गए, जहां माइनिंग होते हैं, डिगबोई असम का, रानीगंज, झड़िया, ये सब कुछ हो गए। अब हम देखते हैं गैरिसन टाउन। गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन का मतलब होता है वो टाउन जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज होते हैं। अंबाला, जलंधर, ये सब क्या होते हैं, गैरिसन टाउन है। एडुकेशन टाउन जो पढ़ाई के लिए, एडुकेशन आपको पता ही चल रहा है, जैसे पिलानी, अलीगढ़, वाराणसी, ये सब एडुकेशन टाउन के लिए यूज होते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, जिसमें क्या है, अमृतसर, वाराणसी, तिरुपति, ये सब बहुत फेमस है रिलीजियस पर्पस के लिए। और टूरिस्ट टाउन, जहाँ टूरिस्ट पर्पस के लिए, घूमने के लिए लोग ज्यादा यूज करते हैं, वो क्या क्या है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब आपको नाम पता है। तो ठीक है, तो जितने भी आपका फंक्शनल या क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन है, ये कम से कम ये सबको याद रखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, उसका नाम आप जो है खुद से ही लिख पाएंगे, क्योंकि सबका जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छा हो, कुछ लोगों का अच्छा होता है, तो वो खुद से लिख पाएंगे। और जिनका थोड़ा प्रॉब्लम है वो कम से कम इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे कि मैं इन सारे वीडियोस को लेकर आप तक फिर से मिल सकूं। तब तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।